नमस्कार, मैं हूं पंकज मटपाल और आज इस वीडियो में मैं दूंगा आपके सवालों के जवाब। पहला सवाल जो मैं ले रहा हूं ये पूछा है ओम साहू ने। ओम साहू कह रहे हैं कि 5,000 रुपये की एसआईपी करनी है 25 साल के लिए और 10% से स्टेप अप भी करेंगे। ये बहुत ही अच्छी बात है। जब आप स्टेप अप करते हैं तो आपको आसानी होती है अपना गोल अचीव करने के लिए। और आप कह रहे हैं कि मैं 3 से 4 फंड्स के आपको नाम बताऊं। देखिए भाई, ऐसा है 5,000 रुपीज़ के लिए यदि आप 2 ही फंड रखेंगे पोर्टफोलियो में तो बेहतर होगा। और आइडियली अगर आप 2,500 के 2 फंड रख लें, एक मल्टी कैप और एक फ्लेक्सी कैप, तो मेरे हिसाब से काफ़ी हो जाएगा। आपको मल्टी कैप और फ्लेक्सी कैप के जरिए पूरे मार्केट कैप का एक्सपोजर मिल सकता है, यानी कि लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप। फिर भी आप कह रहे हैं 3-4 स्कीम, तो मैं बता देता हूँ। पहले काम कीजिए, आप एक अपने पोर्टफोलियो में लार्ज एंड मिड कैप फंड को शामिल कर लीजिए और लार्ज एंड मिड कैप में आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लार्ज एंड मिड कैप फंड कंसिडर किया जा सकता है। अब बात हो रही है बहुत लंबी अवधि की, तो मिड कैप स्मॉल कैप को अलग से भी शामिल कर लेते हैं। तो मिड कैप में मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड और स्मॉल कैप के लिए आप टाटा स्मॉल कैप फंड को चुन सकते हैं। तो ये 3 फंड्स, एक लार्ज एंड मिड कैप फंड, एक मिड कैप और एक स्मॉल कैप। अब क्योंकि यहाँ पर मिड कैप और स्मॉल कैप में एक्सपोजर ज़्यादा है, तो ध्यान रहे मार्केट के उतार चढ़ाव में आपको नुकसान देखने को मिल सकता है। लेकिन क्योंकि आप बात कर रहे हैं 25 साल की, यदि आप टिके रहेंगे, घबराएंगे नहीं मार्केट की गिरावट से, तो लॉन्ग टर्म में आपको इसका फायदा मिलेगा। तो लंबी अवधि के हिसाब से मैंने आपको 3 फंड्स सजेस्ट किए हैं। इन फंड्स में आप एसआईपी करके चले। और क्योंकि 5,000 की बात हो रही है, आप एक काम कीजिए, लार्ज एंड मिड कैप फंड जो है उसमें आप 2,000 रुपये की एसआईपी कीजिए और बाकी 2 फंड्स में 1,500 रुपये की आप एसआईपी कर लें। इस हिसाब से 5,000 रुपये 3 स्कीम में डिवाइड हो जाएंगे। और जैसा आपने कहा कि 5,000 रुपये महीने की आप एसआईपी करेंगे और 10% से स्टेप अप भी करेंगे, तो 25 साल में करीब 2 करोड़ रुपए जुटाए जा सकते हैं। और मुझे उम्मीद है कि बीच बीच में आप और ज़्यादा निवेश करेंगे तो बड़ी पूंजी आप इस तरह से इकट्ठा कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट टू यू। अगला सवाल जो मैं ले रहा हूँ ये पूछा है गोविंद सिंह जी ने। गोविंद सिंह जी, आपने कहा है कि आप 6 स्कीम में एसआईपी कर रहे हैं और स्कीम है एक्सिस ईएलएसएस टैक्स सेविंग फंड, एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड, एचएसबीसी मिड कैप फंड, मोतीलाल ओसवाल फ्लेक्सी कैप फंड, एसबीआई ब्लू चिप फंड और टाटा डिजिटल इंडिया फंड। और सभी स्कीम्स में आप 2,000 रुपये महीने की एसआईपी कर रहे हैं। तो मिड कैप भी है, स्मॉल कैप भी है, लार्ज कैप भी है, फ्लेक्सी कैप है, एक टैक्स सेविंग है और टाटा डिजिटल इंडिया फंड एक सेक्टोरल फंड है। लेकिन यदि आप लंबी अवधि के हिसाब से निवेश कर रहे हैं तो मेरे हिसाब से सभी फंड्स अच्छे हैं। और क्योंकि डिजिटल इंडिया ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, ऐसी थीम है, उम्मीद की जा सकती है कि आने वाले समय में अच्छा परफॉर्म करेगी। तो बेशक आप इन सभी फंड्स में अपने निवेश को जारी रख सकते हैं। और ये ज़रूर देखिए कि आपने एसआईपी की हुई है फिलहाल 12,000 रुपये की, 6 स्कीम में 2,000 के हिसाब से स्टेप अप जरूर करें। आपकी जैसे इनकम बढ़ेगी उस हिसाब से बढ़ाते रहें तो आपको इसका फ़ायदा मिलेगा। धर्मेंद्र जी ने एक सवाल पूछा है कि 50,000 रुपया पर मंथ की एसआईपी करें एचडीएफसी बैलेंस एडवांटेज फंड में और 5 साल के बाद में फिर वहाँ से एसडब्ल्यूपी करें तो कैसा रहेगा ये फंड। अच्छा फंड है, परफॉर्मेंस अच्छी है, लेकिन ध्यान रहे कि बैलेंस एडवांटेज फंड में सभी फंड्स एक जैसे नहीं हैं। कुछ प्रो सिक्लिकल हैं तो कुछ काउंटर सिक्लिकल हैं और उनका जो एक जो मॉडल है बेसिकली वैल्यूएशन को एनालाइज करने का, वो भी अलग अलग हो सकता है। कुछ पी मॉडल्स पर काम करते हैं, कुछ प्राइस टू बुक रेशियो पर ध्यान देते हैं। तो एचडीएफसी बैलेंस एडवांटेज फंड जो है परफॉर्मेंस अच्छी है, पर ध्यान रहे कि इस फंड में कई दूसरे बैलेंस एडवांटेज फंड के मुकाबले जोखिम भी ज़्यादा हो सकता है। तो 5 साल के लिए आप एसआईपी करना चाह रहे हैं, बिल्कुल इसमें कीजिए। 5 साल के बाद जब आप एसडब्ल्यूपी करेंगे उस वक्त पर मेरे हिसाब से इस फंड में करने की बजाय, मतलब सिर्फ इस फंड से करने की बजाय यदि आप डिवाइड कर लेंगे 2 फंड में तो बेहतर होगा। और एसआईपी के लिए भी अगर आप 2 फंड चुन लें
तो ये अच्छा रहेगा। उदाहरण के तौर पर यदि आप आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल बैलेंस एडवांटेज फंड को भी शामिल कर लें पोर्टफोलियो में, तो ये एक अच्छा कॉम्बिनेशन बन जाएगा। एचडीएफसी बैलेंस एडवांटेज फंड्स के रिटर्न्स आपको बेहतर देखने को मिल रहे होंगे, लेकिन अगर आप ये मानकर चले कि गिरते मार्केट में कैसी गिरावट होगी या मतलब रिस्क को समझें, तो मेरे हिसाब से जो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल बैलेंस एडवांटेज फंड और एचडीएफसी बैलेंस एडवांटेज फंड का जो कॉम्बिनेशन होगा ये सही रहेगा, ये आप कर सकते हैं। अगला सवाल जो मैं ले रहा हूँ ये पूछा है अमित कुमार जी ने। अमित कुमार जी, आपने कहा है कि आपकी एक ज़मीन है पुश्तैनी जिससे आपको इनकम होती है, और क्योंकि आपकी दूसरी इनकम भी होगी तो आप ये कह रहे हैं कि आपको इस इनकम पर टैक्स देना पड़ता है। तो ऐसे में क्या आप इस ज़मीन को अपनी माताजी को ट्रांसफ़र कर दें या फिर आप अपनी पत्नी को गिफ्ट डीड बनाकर ये दे दें, तो इससे आपको टैक्स में फ़ायदा होगा? तो ये सवाल कई बार पूछा जाता है और जब भी इस सवाल का जवाब मैं देता हूँ तो कई लोग इस पर बहुत सारे कमेंट भी करते हैं और चैलेंज करते हैं इस बात को कि जो मैंने कहा है। बट प्रॉब्लम यह है कि इनकम टैक्स एक कानून है और कानून में जो लिखा हुआ है मैं आपको सिर्फ बता सकता हूँ। वो आप उससे एग्री करें डिसएग्री करें इससे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि अल्टीमेटली वो कानून है तो वो आपको मानना पड़ेगा। अब पहली बात ये है कि आपने कहा है ज़मीन है, तो अगर ज़मीन है तो क्या ये एग्रीकल्चर इनकम है? पहली बात, अगर ये खेती की ज़मीन है तो फिर टैक्स की का सवाल ही नहीं होता, तब तो कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर जो होती है इंडिया में वो एग्जेम्प्टेड इनकम है, तो आपको टैक्स चुकाना नहीं है। दूसरी बात यह है कि अगर ये ज़मीन जो है वो एग्रीकल्चर इनकम नहीं है, उससे वो जो ज़मीन है वो खेती की ज़मीन नहीं है, ऐसा कुछ है, और उससे आपको इनकम आती है, आप कह रहे हैं रेंटल इनकम, तो अगर वो ज़मीन है उसमें अगर कोई घर बना हुआ है, इवन अगर वो एग्रीकल्चर लैंड हो और उसके ऊपर कोई आप मकान बना दें, तो भी उससे जो इनकम होती है वो जो इनकम होती है वो एग्रीकल्चर इनकम ही होती है बेसिकली। लेकिन देखना होगा कि किस तरह से यूज हो रहा है। पर दूसरी बात, अब आते हैं इस बात पर कि अगर वो इनकम जो है टैक्सेबल है, उसमें यदि वो ज़मीन आपके नाम पर अभी नहीं हुई है, आपने कहा पुश्तैनी ज़मीन है, तो आप गिफ्ट कैसे देंगे उसे? तो आपकी मम्मी के नाम पर भी लिया जा सकता है, उस ज़मीन को उनके नाम पर ट्रांसफ़र की जा सकती है। दूसरी बात यह है कि आपका एक एचयूएफ हो, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, उसका आप अकाउंट बना लें, बड़ा आसान सा होता है। इसमें मैंने वीडियो बनाया हुआ है पहले से और आप कमेंट करके मुझसे दोबारा पूछ सकते हैं। तो आप एचयूएफ बनाएं अपना, और उस एचयूएफ में वो ज़मीन जो है वो ट्रांसफ़र हो जाए, तो वो भी एक अच्छा तरीका हो सकता है, क्योंकि उससे जो आमदनी होगी वो आपकी इनकम में ऐड नहीं होगी, वो अलग से असेस होगी। उसके अलावा यदि वो ज़मीन ऑलरेडी आपके नाम पर है और आपको अपनी माताजी को गिफ्ट देनी है, तो बिल्कुल आप गिफ्ट डीड बनाकर माताजी के नाम पर उसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे उस पर जो भी स्टैम्प ड्यूटी पे करनी होगी, क्योंकि स्टेट टू स्टेट ये वेरी कर सकता है। तो यदि उस पर कोई स्टैम्प ड्यूटी एप्लीकेबल है, हालांकि जो स्टैम्प ड्यूटी होती है वो उतनी नहीं होती जितना कि आप जब कोई ज़मीन या मकान को बेचते हैं और उस पर आपको स्टैम्प ड्यूटी भरनी होती है। उससे काफ़ी मतलब जब ज़मीन को बेचते हैं तो खरीदार उस पर स्टैम्प ड्यूटी पे करता है, लेकिन यहाँ पर जब आप गिफ्ट डीड बनाकर देते हैं तो स्टैम्प ड्यूटी इस पर काफ़ी कम हो सकती है, नील हो सकती है। तो आप देखिए, लेकिन डीड बनाकर उस पर स्टैम्प ड्यूटी अगर एप्लीकेबल है, या जैसे मुंबई में मेट्रो सेस एप्लीकेबल है, तो वो आपको चुकाना पड़ सकता है, वो आपको देखना होगा। तो ये भी किया जा सकता है। तो इस तरह से माताजी को ट्रांसफ़र कर दी अगर आपने ज़मीन, उसे जो इनकम होगी वो फिर आपकी इनकम में नहीं जुड़ेगी, वो आपकी माताजी की इनकम होगी। लेकिन अगर आप अपनी वाइफ को इस ज़मीन को ट्रांसफ़र करते हैं बिना पैसे लिए हुए, तो यहाँ पर पति पत्नी के बीच में एक क्लबिंग ऑफ इनकम का प्रोविज़न है। यानी कि अगर पति ने पत्नी को कोई ज़मीन दी है और पैसा तो लिया नहीं, तो उससे जो आमदनी होगी वो पति की इनकम में ऐड हो जाएगी अंडर सेक्शन 64 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। तो इसके लिए पत्नी को ट्रांसफ़र ना करें आप, उससे आपको कोई फायदा नहीं होगा। मतलब अब आप कहेंगे कि इनकम उनकी अलग है तो उनका तो आईटीआर अलग से फाइल कर देंगे, ये इवेजन वाली बात है। कानूनी तौर पर सच्चाई ये है कि यदि कोई पति पत्नी को पैसा दे रहा है, जमीन दे रहा है, उनके नाम पे कुछ ट्रांसफर कर रहा है, उसे जो भी इनकम आएगी वो पति की इनकम में ऐड हो जाएगी। और ये
वाइस वर्सा भी है, यानी कि पत्नी ने पति को कुछ पैसा दिया और उससे जो इनकम अर्न हुई वो पत्नी की इनकम ऐड हो जाएगी। तो यहाँ पर क्लबिंग ऑफ इनकम का प्रोविजन है, इसके लिए यहाँ पर टैक्स बेनिफिट नहीं होता है। कई बार इस पर मैंने शुरू में भी कहा, जब भी मैं ये बात कहता हूँ तो बहुत सारे कमेंट आते हैं, लेकिन ये ऐसा है कि आप बिना टिकट ट्रैवल कर रहे हो तो नहीं पकड़े गए तो आप बोलोगे भाई क्या फ़र्क पड़ता है, लेकिन ऐसा नहीं है। कानून तो यही कहता है कि पति और पत्नी के बीच में क्लबिंग ऑफ इनकम का प्रोविजन है। जिसकी सोर्स है, मतलब जिसने सोर्स किया है वो पैसा, वो चीज़, वो उसकी ही उससे, मतलब जिसने सोर्स किया है, यानी घर बनाने की बात कर लें, मान लीजिए पति ने घर का पैसा दिया, घर खरीदा या बनाया और पत्नी के नाम पर नाम रख दिया, ट्रांसफ़र कर दिया, तो उससे जो आमदनी होगी वो पति की आमदनी मानी जाएगी, ना कि पत्नी की। तो मुझे उम्मीद है कि मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो बहुत सारे तरीके मैंने आपको बताए हैं, फिर भी आप कमेंट करके मुझसे और कोई आपका सवाल हो तो वो पूछ सकते हैं। बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला सवाल जो पूछा है विजेंद्र कुमार जी ने। विजेंद्र जी, आपने कहा है आपकी उम्र है 33 साल की और आप कुछ फंड्स में एसआईपी कर रहे हैं। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड एक लार्ज कैप फंड है, 5000 की एसआईपी आपकी चल रही है। एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड में 7000, मेरे एसेट लार्ज एंड मिड कैप फंड में 6000, निपॉन इंडिया मल्टी कैप फंड में 7000, यूटीआई निफ्टी 500 वैल्यू 50 इंडेक्स फंड में 5000, एसबीआई स्मॉल कैप फंड में 5000 और आपकी टोटल पोर्टफोलियो की वैल्यू हो गई है 4,55,000 रुपये। इसके अलावा 7,000 रुपये आप पीपीएफ में इन्वेस्ट कर, जीपीएफ में आपका कॉन्ट्रीब्यूशन होगा, आपकी सैलरी से ये पैसा जा रहा होगा। सुकन्या समृद्धि योजना में 5,000 रुपये, पीपीएफ में 3,000 रुपये पर मंथ। 1 करोड़ की आपकी टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी भी है। अब आपके कुछ फाइनेंशियल गोल्स हैं। ओके, 15 साल में 1 करोड़ रुपया चाहिए बच्चे के एजुकेशन के लिए, नहीं, 15 साल में चाहिए 50 लाख रुपए बच्चे के एजुकेशन के लिए प्रेजेंट वैल्यू। अब फ्यूचर में क्योंकि 15 साल की बात हो रही है तो इन्फ्लेशन के हिसाब से ज़्यादा पैसा लगेगा। 20 साल में 70 लाख चाहिए बच्चे की मैरिज के लिए, यानी कि बच्चा बड़ा हो जाएगा तो उनकी शादी के लिए पैसे चाहिए और प्रेजेंट वैल्यू बोलिए अपनी 70 लाख। और तीसरा टारगेट है आपका 1 करोड़ रुपया 25 साल के बाद। ये शायद आप बात करोगे रिटायरमेंट की, इसकी भी फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करके मैं आपको बता दूं। तो इन सब चीज़ों के लिए आपको पैसा इन्वेस्ट करना है। स्कीम की बात करते हैं अगर हम, तो स्कीम में आपके पास में लार्ज कैप, फ्लेक्सी कैप, लार्ज मिड कैप और स्मॉल कैप सब कुछ है। मिड कैप आपके पास नहीं है। मेरे हिसाब से आपको एक मिड कैप फंड ऐड करना चाहिए और इन्हीं में से अगर आप अलग से नया निवेश नहीं करना चाहते हैं तो इसमें से भी आप एक फंड को बंद करके आप कर सकते हैं, जैसे यूटीआई निफ्टी 500 वैल्यू 50 इंडेक्स फंड है। या फिर एक काम कीजिए, क्योंकि आपके पास लार्ज कैप, लार्ज मिड कैप ये सब है, तो निपॉन इंडिया मल्टी कैप फंड जो है इसकी बजाय आप निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड ले लीजिए, तो आपको एक मिड कैप फंड मिल जाएगा पोर्टफोलियो में। ये लॉन्ग टर्म के हिसाब से अच्छा रहेगा। देखिए, म्यूचुअल फंड में आप 35,000 रुपये महीने की एसआईपी कर रहे हैं और 4,55,000 रुपये आपके पास ऑलरेडी इकट्ठा हो चुका है। बाकी जो जीपीएफ, पीपीएफ, सुकन्या समृद्धि योजना है, इन्हें मैं साइड में अभी रखता हूँ। देखते हैं म्यूचुअल फंड से 15 साल में कितना पैसा इकट्ठा हो सकता है। तो 12% के CAGR पर करीब 1 करोड़ 91 लाख रुपया इकट्ठा हो सकता है। तो इसमें से बात ये भी है कि इस वक्त पर आप ये कह रहे हैं कि 15 साल के बाद 50 लाख की ज़रूरत है और वो भी एजुकेशन की। तो एजुकेशन में यदि मैं 10% का इन्फ्लेशन मानकर चलूँ तो फ्यूचर में इसकी कितनी वैल्यू होगी, पहले ये देख लेते हैं। तो 10% का यदि इन्फ्लेशन माने एजुकेशन में, तो अगर आज आपको ज़रूरत है 50 लाख रुपए की, तो 15 साल में ये निकल कर आ रहा है 2 करोड़ 8 लाख रुपए, 2 करोड़ से भी ज़्यादा। और आपके पास पैसा इकट्ठा हो रहा है करीब करीब 1 करोड़ 91 लाख रुपए। थोड़ा और भी रिटर्न्स को बढ़ाकर देख लें तो भी मतलब कि जो 2 करोड़ की ज़रूरत है उतना ही पैसा आपके पास में हो पाएगा इस एसआईपी से। अब बात करते हैं अगले गोल की, और आपने कहा है कि आज से 20 साल के बाद आपको बच्चे की शादी के लिए पैसे इकट्ठा करने हैं और एज ऑन टुडे जो वैल्यू आप मानकर चल रहे हैं वो है 70 लाख रुपीज़। एजुकेशन में मैंने बात की 10% की, लेकिन जनरल इन्फ्लेशन यदि 6% भी मानकर चलें तो आज के 70 लाख रुपए आज से 20 साल के बाद में करीब हो जाएंगे 2 करोड़ 25 लाख रुपए।
तो यानी कि आपको जुटाने हैं 2,25,00,000 और आप जो भी एसआईपी कर रहे हैं, जो पैसा आपने ऑलरेडी इकट्ठा किया है, 15 साल के बाद में पूरा पैसा लग जाएगा, बचेंगे 5 साल। तो इसका मतलब एक बात तो तय है कि जितनी आप एसआईपी कर रहे हैं, इससे आपके सभी गोल्स अचीव नहीं हो पाएंगे। इवन जो बाकी जीपीएफ, पीपीएफ और सुकन्या समृद्धि योजना में आप कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो आप क्या कीजिए, सिंपली आप स्टेप अप कीजिए। आपकी इनकम 7%, 10% जिस हिसाब से भी हर साल बढ़ने की उम्मीद हो, उस हिसाब से आप स्टेप अप कर लीजिए। तो 15 साल में जो अभी आपके पास में पैसा इकट्ठा होता हुआ दिखाई दे रहा है करीब 2 करोड़ का, वो बढ़ जाएगा। अगर मैं सिंपल मान के चलूँ कि आप 10% से स्टेप अप करते हैं, तो आपके पास में 15 साल के बाद में 3,15,00,000 रुपये होंगे करीब। और उसमें से आप 2 करोड़ रुपया खर्च करेंगे तो 1,15,00,000 बचेगा। और क्योंकि स्टेप अप कर रहे हैं तो आपका इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो रहा होगा। इस तरह से आप गोल्स को अचीव कर पाएंगे। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप स्टेप अप करें, उसके बिना मुश्किल है। और दूसरी बात साथ में ये भी ध्यान रखिए कि जब जब आपका प्रमोशन होता है, इनकम ज़्यादा बढ़ती है, तब आप टॉपअप भी करते रहें। सिर्फ ये नहीं कि 10% से स्टेप अप किया या 7% से किया, वो तो रेगुलर करना ही है। और जब पैसा आपके पास ज़्यादा आए तब आप इकट्ठा और डालते रहें, तभी ये गोल्स आपके अचीव हो पाएंगे। आपने अच्छा किया है कि अमाउंट डिसाइड किया है, समय डिसाइड किया है, लेकिन आपको एसआईपी का अमाउंट बढ़ाना होगा समय के साथ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अब लेते हैं आज आखिरी सवाल जो पूछा है अर्जुन ने। अर्जुन जी, आपने कहा है कि आपको 4 लाख रुपए इन्वेस्ट करने हैं और क्या 5 साल में ये 50 लाख बन सकते हैं? तो यदि ये 50 लाख बन जाएं 4 लाख से 5 साल में, तो ये कोई मिरेकल ही होगा। क्योंकि अगर मैं 12% की कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ मानकर चलूं और आप एक साथ आज पैसे इन्वेस्ट कर दें ये 4 लाख रुपए, तो ये बन पाएंगे करीब 7 लाख रुपए। और अगर आप कह रहे हैं कि 4 लाख बढ़कर बन जाएं 50 लाख, इसका मतलब आप 66% की कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं। 66% से आपका पैसा बढ़े हर साल, तो ये मुमकिन नहीं है ट्रूली स्पीकिंग। तो ऐसा आप एम लेकर ना चले। पैसे हैं तो आप इन्वेस्ट कीजिए, लंबे समय के लिए निवेश कीजिए, या फिर अगर 5 साल का नज़रिया है तो 5 साल के लिए कीजिए। लेकिन 7 लाख के 8 लाख बन जाएं वो हो सकता है, लेकिन 50 लाख होना यहाँ पर मुमकिन नहीं दिखाई दे रहा है। दूसरी बात, आपने कहा है कि एसआईपी, यदि पैसा लमसम अवेलेबल हो तो आप एसआईपी नहीं, बल्कि उस पैसे को एक साथ या फिर 3-4 किस्तों में, 10-12 किस्तों में निवेश कर देंगे। एसआईपी कब होती है? आपकी इनकम है, उसमें से रेगुलरली पैसे बचा रहे हैं और उसको आप रेगुलर इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो एसआईपी करते हैं। पहले से ही पैसे आपके पास अवेलेबल हैं 4 लाख रुपए, तो इसे आप चाहे एक दिन में निवेश ना करें, आप कुछ किस्तों में इसे इन्वेस्ट कर दें। और इसके लिए एसटीपी यानी कि सिस्टमेटिक ट्रांसफर प्लान, ये एक सही तरीका हो सकता है। यानी कि यदि मैं आपको 4 स्कीम बताऊं, उन स्कीम में आपको निवेश करना है और आप चाहते हैं कि वो इक्विटी स्कीम है, एक साथ नहीं करना, तो पहले आप कम जोखिम वाली जो स्कीम है उसी फंड हाउस की, जनरली हम लिक्विड फंड की बात करते हैं, तो लिक्विड फंड में पैसा पार्क कर दिया और वहां से आपने रेगुलरली पैसे को ट्रांसफर किया उस टारगेट स्कीम में। तो ये आप मान लीजिए 4 महीने, 5 महीने की भी एसटीपी कर सकते हैं। तो पूरा पैसा 4 लाख जो है अगले 4-5 महीने में इक्विटी फंड्स में इन्वेस्ट हो जाएगा और उसके बाद वो मतलब आपसे 5 साल के बाद जो आपका एक इन्वेस्टमेंट होराइजन है, तब तक मार्केट के हिसाब से परफॉर्म करेगा और 5 साल के बाद जो वैल्यू होगी वो पैसा आपको मिल जाएगा, आप विड्रॉ कर सकते हैं। तो इस वक्त पर यदि 4 लाख रुपए निवेश करने हो और आपका नज़रिया सिर्फ 5 साल का हो, तो आप कुछ हाइब्रिड फंड्स में और लार्ज एंड मिड कैप फंड्स में निवेश कर सकते हैं। जैसे आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लार्ज एंड मिड कैप फंड, एक आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का ही मल्टी एसेट फंड, ये अच्छी चॉइसेस हैं। इसी तरह से आप निपॉन इंडिया मल्टी एसेट एलोकेशन फंड को भी चुन सकते हैं और एचडीएफसी बैलेंस एडवांटेज फंड में आप निवेश कर सकते हैं। तो ये कुछ फंड्स हैं, इन फंड्स में आप इन पैसों को फिलहाल 5 साल के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं और धैर्य आपको रखना होगा, क्योंकि इक्विटी में उतार चढ़ाव की संभावना बनी रहती है। तो इस तरह से निवेश कर सकते हैं। अगर आपकी जोखिम लेने की क्षमता कम है, तो ऐसे में आप डेट फंड्स में पैसे इन्वेस्ट करें या फिर आप सिंपली फिक्स डिपॉजिट भी
कर सकते हैं, लेकिन फिक्स डिपॉजिट में प्रॉब्लम यही है कि जो रिटर्न्स होते हैं वो अधिकतर देखा जाता है कि इन्फ्लेशन या इनकी महंगाई दर जो है उसे भी बीट नहीं कर पाते हैं, और इसीलिए हम इक्विटी का सहारा लेते हैं। लेकिन इक्विटी का जोखिम आपको समझना होगा, क्योंकि जिस हिसाब से सवाल आपने भेजा है मुझे लग रहा है कि एक नए निवेशक हैं, इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा इसके लिए ज़्यादा समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो आप अपने जोखिम लेने की क्षमता के हिसाब से निवेश कर सकते हैं। तो आज मैंने इस वीडियो में कुछ प्रश्नों के उत्तर दिए और मुझे उम्मीद है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। आपके जो भी सवाल या सुझाव हों आप कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। अगले वीडियो में फिर किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ या आपके सवालों के जवाब के साथ आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू। जय हिंद। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।